हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है भारतीय संविधान के बारे में और संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और हमने कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी। हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित और निर्मित संविधान है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसमें मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसके अलावा वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम नेक्स्ट विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण। देखिए, भारतीय संविधान जो है एक संघात्मक राज्य है। भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। देखिए, भारत के संविधान निर्माता जो थे वो चाहते थे कि भारत, इतने बड़े भारत को इतनी विभिन्नताओं के होने के बाद इसको एकता के सूत्र में भी बंधाए रखा जा सके और साथ ही साथ राज्यों को भी स्वायत्तता प्राप्त हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्वों के मिश्रण को अपनाया। अब देखिए, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जो केंद्र को राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। इसके अलावा संघ सूची में महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करना, संघ सूची में महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करना। इसके अलावा समवर्ती सूची के विषयों में यदि वाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है केंद्र और राज्य के अंतर्गत, तो महत्वपूर्ण निर्णय किसका माना जाएगा? केंद्र का। समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना, केंद्र को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना। इसके अलावा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, जैसे आपातकालीन प्रावधान। ठीक है। इसके अलावा इकहरी नागरिकता। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो संघ को अधिक शक्तिशाली प्रदान करते हैं। तो भारत जो है उसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्वों को अपनाया गया है। साथ ही साथ संविधान एक ही है भारत का, राज्यों का अपना कोई अलग संविधान नहीं। देखिए, नेक्स्ट जो विशेषता है वो आती है भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। देखिए, किसी भी देश के संविधान में परिस्थितिवश वहां पर जो है समय समय पर संशोधन की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान में संशोधन की जो विधि है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में दी गई है। देखिए, भारतीय संविधान में कठोरता का जो प्रावधान है वो हमने कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से। और वहीं लचीलेपन का प्रावधान कहां से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। देखिए, ब्रिटेन में लचीलेपन के सिद्धांत को अपनाया गया है। वहां पर परंपरागत रीति रिवाजों के आधार पर जो है शासन सत्ता चली आ रही है। वहां का संविधान लिखित संविधान नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, जैसे परिस्थितियां चेंज होती है वहां पर बहुत ही आसानी के साथ जो है संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। वहीं ब्रिटेन में, अमेरिका का संविधान लिखित है, वहां एक जटिल प्रक्रिया के तहत ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में इन दोनों के मिश्रण के सिद्धांत को अपनाया गया है। अनुच्छेद 368 में देखो 3 विधियों की बात की गई है। भारतीय संविधान में 3 विधियां हैं संविधान संशोधन की। कौन कौन सी? पहली विधि है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। साधारण बहुमत के द्वारा
संशोधन। अब देखिए साधारण बहुमत क्या है। सबसे पहले साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित सदस्यों के आधे से एक अधिक। एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि 200 सदस्य उपस्थित है। अब 200 का आधा कितना हुआ 100 और एक अधिक यानी 100 प्लस 1 यानी 101 जो है वो साधारण बहुमत कहलाता है। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें बहुत ही आसानी से संशोधित कर दिए जाते हैं साधारण बहुमत के द्वारा, जैसे राज्यों का पुनर्गठन करना, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते निर्धारित करना। ठीक है। अब सेकंड जो विधि आती है वो है कि संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। और वहीं थर्ड विधि जो है वो कौन सी है, जो सबसे जटिल प्रक्रिया मानी जाती है थर्ड विधि, वो है कि उपस्थित संसद सदस्यों का पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत व आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन। आधे राज्यों के विधानमंडल का आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन। देखिए ये जो प्रक्रिया है ये सबसे जटिल प्रक्रिया भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए मानी जाती है। और इसके लिए जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में ये पद्धति जो है शामिल की जाती है। ठीक है। इस प्रकार भारतीय संविधान में जो संशोधन वो अधिक जटिल रूप से केसी व्हीयर ने इसे क्या कहा है, केसी व्हीयर ने इस प्रक्रिया को देखते हुए कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान में कुछ विधियों में बहुत कठिनता के साथ संशोधन किया जाता है और कुछ विधियों में लचीलेपन यानी बहुत ही साधारण तरीके से साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंधों को शामिल किया गया है। आपातकालीन उपबंध देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध को भाग 18 के अंतर्गत शामिल किया गया, भाग 18 के अंतर्गत लिखा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है आपातकालीन उपबंध 3 प्रकार के लगाए जा सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहला आपातकाल कौन सा है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाहरी आक्रमण, शस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है अनुच्छेद 352 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत 3 प्रकार के आपातकाल लागू किए जाते हैं। एक अनुच्छेद 352, दूसरा 356 और चौथा जो है वो है 360। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण, शस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषणा की जा सकती है और संपूर्ण शासन जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। ऐसी स्थिति में भारत जो है वो संघात्मक से एकात्मक में परिणत हो जाता है। वहां केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। दूसरी स्थिति जो आती है वो है अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता
देखिए ये कब लागू किया जाता है, जब यदि राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ये आश्वासन दे दे या ये आभास करा दे कि वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में एक तो राष्ट्रपति के द्वारा वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, या फिर किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत, राज्य की सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो और वहां पर कोई सरकार नहीं बन पा रही हो, किसी भी दल की किसी भी बहुमत सरकार नहीं बन पा रही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वहां पर जो है अनुच्छेद 356 को लागू कर दिया जाता है। थर्ड आता है अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, देखिए वित्तीय आपातकाल का मतलब है कि जब देश की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो या फिर जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, तो ऐसे समय में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत आज तक के इतिहास में अभी तक अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं किया गया है। आज तक कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, जबकि अनुच्छेद 352 बहुत बार, अनेकों बार लग चुका है। 356 जो है वो 100 से भी अधिक बार लग चुका है समय समय पर। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अभी थोड़ा टाइम पहले महाराष्ट्र में लगा था, जब कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली थी। उससे पहले दिल्ली में जब चुनाव हुए थे, तब वहां पर केजरीवाल सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तो वहां कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। लेकिन वित्तीय आपात जो है वो अभी तक एक बार भी संविधान भारत के अंतर्गत नहीं लगाया गया है। तो विशेषता आती है भारतीय संविधान की, वो है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता का मतलब क्या है? देखिए भारत का संविधान जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता होती है दोहरी नागरिकता। क्या होती है संघात्मक शासन व्यवस्था की? दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में संघात्मक होते हुए भी क्या अपनाया गया है? इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है एक तो राज्यों की नागरिकता और दूसरी संघ की नागरिकता, एक राज्यों की और दूसरी संघ की नागरिकता। लेकिन भारतीय संविधान के अंदर इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। देखिए संविधान निर्माताओं का मानना था कि अगर भारत की शांति व्यवस्था बनाए रखने, भारत को एकता के सूत्र में बंधा रखा जाए, तो यहाँ पर इकहरी नागरिकता को अपनाया जाना चाहिए। भारत में किसी प्रकार की कोई राज्यों की अपनी नागरिकता नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता है, वो है भारतीय होने की नागरिकता। ठीक है। अमेरिका में क्या संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन वहां दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। दोहरी नागरिकता, एक तो वहां पर जो है कैंटस की नागरिकता प्रदान की जाती है, और दूसरी जो नागरिकता है वो संघ की नागरिकता यानी राष्ट्र की नागरिकता प्रदान की जाती है। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माताओं द्वारा इकहरी नागरिकता को अपनाया। अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों की कल्याण की व्यवस्था। कल्याण की व्यवस्था, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वो अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। देखिए अनुच्छेद 330 और 332 के तहत, अनुच्छेद 330 और 332 से लोकसभा व विधानसभाओं में विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। देखिए आरक्षण की व्यवस्था जो है आपको विश्व के किसी भी अन्य संविधान में देखने को नहीं मिलेगी। आरक्षण की व्यवस्था भारत में किसी और देश का अध्ययन करके नहीं उठाई गई है, बल्कि भारत के संविधान की अपनी देन है, और ये भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप जो है अल्पसंख्यकों को और पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया था। देश के भाषाई, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक उपबंधों को जीवित रखने के लिए या पिछड़े वर्गों की कल्याण की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था को भारत में शामिल किया गया था। इसके तहत शैक्षिक क्षेत्रों में, रोजगार के क्षेत्रों में सभी जगह जो है कुछ एक महिला वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण प्रदान भारतीय संविधान में किया गया है। अब नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। भारतीय संविधान की लोक कल्याणकारी
राज्य की अवधारणा। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम नीतिनिर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है कि एक लोक कल्याण का राज्य की स्थापना की जाएगी। भारत के अंतर्गत जो है पिछड़े वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अल्पसंख्यक जातियों को विशेष जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा राज्य जो है वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा समय समय पर एक लोक कल्याण का राज्य बनाने के लिए राज्य अनेक कदम उठाता है, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे वो कहीं आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो वहां पर हो, या इसके अलावा अनेक सरकार के द्वारा जो है वनों का उन्मूलन करने पर रोक लगाई गई हो। ठीक है, इस प्रकार अनेक जो भी लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं उन लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न किया जाता है और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श को लेकर भारत का संविधान चलता है।